मैम फेल होते तो यहाँ पे भी होते। आपके पेपर उसके री वगैरह के नहीं होते क्या 11th में? तो मैम वो तो 11th पढ़ेंगे ना, 12th क्यों पढ़ेंगे? तो 12th भी स्टार्ट साथ में चलेगी और 11th का री का पेपर चलेगा, ऐसे नहीं होता। नो मैम। यस मैम, ऑनलाइन होता है। कुछ है, देखो पता लग गया ना। देखो आज है, वैसे तो थर्ड लेक्चर है ये, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्सेस से ही रिलेटेड है, तो इसी को सेकंड पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज के ऊपर बहुत सारे अगर चार्जेस रखे हैं तो कितना फोर्स होगा। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत है। अभी हम इसको फोर्स से कनेक्ट करके पढ़ेंगे एक बार, फिर हम आगे इसका काफी यूज करेंगे। आगे तो बहुत सारे केसेस होते हैं इसके ऊपर, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को? अभी हम जो पढ़ चुके हैं मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जो भी नए बच्चे, हम कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, अपनी बुक से पढ़िए अगर नहीं पढ़ा है तो। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में मान लो r डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2। ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम लिखते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 y में r स्क्वायर। अभी ये मैग्नीट्यूड में दिखा रही हूँ मैं आपको, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डायरेक्शंस को समझ सकते हैं कि क्या डायरेक्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था रिलेटिव परमिटिविटी का। क्या होता है भाई? EM बाय में E नॉट। E नॉट वैक्यूम के लिए, EM है मीडियम के लिए, तो ER इक्वल्स टू क्या हो गया? EM बाय में E नॉट। F नॉट इक्वल्स टू FM बाय में ER। ठीक है, हमेशा याद रखिए जो वैक्यूम का परमिटिविटी है वो हमेशा कम होता है। मिनिमम वैल्यू परमिटिविटी का वैक्यूम के लिए ही है, और ये मीडियम का हो गया। और फोर्स इन वैक्यूम अगर बात करें तो आपके पास ग्रेटर देन फोर्स इन एनी मीडियम होगा। देखो फोर्स आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी है। के का वैल्यू क्या होता है? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर वैक्यूम है। और अगर कोई और मटेरियल मीडियम वगैरह है तो यहाँ पर ई आ जाता है। तो ई देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो ई का वैल्यू अगर आपके पास ज्यादा है तो फोर्स कम हो गया, कम है तो फोर्स ज्यादा हो गया। तो उन चीजों को देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे रिजल्ट्स निकले थे लास्ट टाइम। कोशिश कीजिएगा इन सब चीजों को पढ़ने का। आज हम करते हैं फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज मान लो आप क्या है, Q नॉट ले लेते हैं हम लोग। अब बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं यहाँ। मल्टीपल चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। साइन क्या ले? मान लो ये प्लस है, ठीक है, और ये आपके पास Q1 प्लस Q1, ये प्लस Q2, ये प्लस Q3 अप टू Qn, ये सारे मैंने आपको शो कर दिए। तो आपको पता है कि प्लस प्लस रिपेल करता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, अपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्ट करती है। अगर दोनों प्लस हैं, मान लो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये है R1, मैग्नीट्यूड बता रही हूं मैं, तो इसका फोर्स किधर लगेगा? ऐसे लगेगा ना, रिपेल करेगा इसको। रिपेल करेगा या नहीं करेगा? मान लो इसको फोर्स 1 लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ठीक है। अब इसकी वजह से किधर लगेगा? ये लगेगा इस तरफ, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? F3। और ये डिस्टेंस ले लो R3। तो ऐसे बहुत सारे हैं। मान लो ये आपके पास है, ये फोर्थ ले लो, चार्ज नंबर 4, इस तरीके से ये हो गया F4। ये डिस्टेंस मान लो R4, ठीक है। तो अब नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर कितना लगेगा? कौन सा चार्ज की बात करें? जिस पॉइंट चार्ज के ऊपर हम निकाल रहे हैं सभी फोर्सेस को, जितने भी हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हो, कितने भी हो, तो आपके पास क्या निकलेगा? F net is vector sum of all the forces due to remaining charges। Q नॉट को छोड़ के जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से जो सिंगल सिंगल सारे फोर्सेस निकल रहे हैं ना, उनका वेक्टर सम हमको करना पड़ेगा। F1 प्लस में F2 प्लस में F3, ठीक है, अप टू Fn, जितने भी आपके पास है n नंबर ऑफ चार्जेस है। वैल्यू भी आप रख सकते हो। मान लीजिए वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं बात करूं, फोर्स मैं अभी तक लिख रही थी K
Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आपने वेक्टर फॉर्म भी किया था ना, वेक्टर फॉर्म में हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मान लो आप अगर वेक्टर की बात कर रहे हो, ये तो मैग्नीट्यूड है जो उनके बीच का डिस्टेंस है, तो मैं एक ये सारा मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में मैं एक डायरेक्शन लगा देती हूँ आर कैप, मतलब R1 है तो R1 कैप आ जाएगा, R2 है तो R2 कैप आ जाएगा, और डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा कि किधर होगा। जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है तो ये आपके पास क्या डायरेक्शन हो जाएगी, R1 कैप, इसकी क्या हो जाएगी ये R1 कैप, ये R4 कैप, और ऐसे ही आपके पास R3 कैप एंड सो ऑन, ये सारे डायरेक्शंस आ जाएंगे इधर। मैग्नीट्यूड हमारा ये हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, तो वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो के किस पॉइंट चार्ट पे निकाल रहे हो, क्यू नॉट के ऊपर निकाल रहे हो ना, तो के क्यू नॉट इंटू जो पहला चार्ज है, कहाँ है मेरा पहला चार्ज, ये रहा Q1 इनके बीच का डिस्टेंस R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस में के क्यू नॉट Q2 बाय में R2 स्क्वायर R2 कैप एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। इन सब का अगर मैं देखूं कांस्टेंट वैल्यूज क्या क्या है, के क्यू नॉट, ठीक है, ये तो बाहर कॉमन ही आ गया, और आपके पास अंदर क्या बच रहे हैं, Q1 R1 कैप बाय में R1 स्क्वायर प्लस Q2 R2 कैप बाय में R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या, के क्यू नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 से n, और मैं कर देती हूं क्या QI, ठीक है, RI कैप बाय में RI का स्क्वायर, हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया, दिस इज योर एफ नेट। समझ में आया? ये तो है चलो थियोरेटिकल चीज कि कैसे हमने इसको लिखा है। आपको समझने का रिक्वायरमेंट क्या है कि कितने भी चार्जेस हो, मान लीजिए एक फोर्स, एक चार्ज की वजह से इधर फोर्स आ गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें। रिजल्टेंट निकालना आता है ना वेक्टर्स का, जो भी आंसर आएगा आपके पास, मान लीजिए रिजल्टेंट इधर आया, फिर आप इसको और इसको इकट्ठा करके सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो बात है आपको वेक्टर सम करना है, रिजल्टेंट्स निकालने पड़ेंगे, जितने ज्यादा वेक्टर्स हैं उसके हिसाब से पहले 2 सॉल्व करो, फिर उसको तीसरे के साथ सॉल्व करो, ऐसे आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 या 4 वेक्टर्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनता है, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, जब आपको फिगर्स दे रखी होती है, फिगर्स में आपको दे रखा होगा कि भाई आपके 3 चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, जो कि कहाँ रखे हुए, कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल पे, ठीक है। हो सकता है आपका स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, अब हो सकता है आपके पास कोई पॉलीगन है उसके कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, कि आपको कहीं कहीं चार्जेस रख के देंगे और पूछ लेंगे कि इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर मुझे नेट फोर्स निकाल के बताओ। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू नॉट, इसके ऊपर आपको बाकी सभी चार्जेस की वजह से निकालना है। 1 मिनट आदर्श, मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूं फिर आपका प्रॉब्लम लेती हूँ। तो यहाँ पर प्लस क्यू के ऊपर आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। अभी जब आपको ऐसे निकालना हो, सबसे पहले चेक करो पोलैरिटी क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और जिसपे निकालना है वो भी प्लस है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मान लो पहले चार्ज की बात अगर मैं करूं, प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों रिपेल करेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा ना, इसको हम मान लेते हैं एफ ए, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा, दोनों प्लस है, ये कितना हो जाएगा, एफ बी। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे 60 डिग्री। तो ये आपके पास अगर 60 डिग्री है तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में भी तो 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते आप, आपको चाहिए क्या, आपको एफ ए और एफ बी चाहिए, एफ ए और एफ बी आप निकाल लो। पहला एफ ए कैसे निकलेगा, फोर्स पहले वाला क्या है बेटा, के क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए, ठीक है। और Q1 और Q2 क्यू दे रखा है दोनों, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया। इसमें कुछ किसी को कुछ भी नहीं समझ आया तो बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, समझ में आया। अब ऐसे ही एफ बी भी सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास वहां पर भी ए ही है और चार्जेस ही सेम है, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मैं क्या करती हूँ, मेरे दोनों अगर फोर्सेस सेम है, मैं एक बारी के लिए इनको एफ मान लेती हूँ,
क्योंकि मेरा कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। ये आपके पास एफ हो गया, ये आपके पास एफ हो गया, इनके बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब रिजल्टेंट निकाल सकते हो, मैम निकालो, बताओ कितना आंसर आएगा। अंडर रूट रूट, 3 के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर। बिल्कुल सही, 2f स्क्वायर कोस 60। कोस 60 कितना होता है 1/2। तो ये कट जाएगा 1/2। जब आप कोस 60 को खोलोगे तो 2 से 2 कैंसिल, एफ स्क्वायर बच गया, ये टोटल बच गया अंडर रूट 3f स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3f। और f का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना है, अंडर रूट 3k स्क्वायर बाय में a स्क्वायर। ठीक है, अगर डायरेक्शन भी लिखना हो अगर आपको यहाँ पर, तो आप अवे फ्रॉम, क्या आएगी डायरेक्शन, अवे फ्रॉम सी। इस तरह रिजल्टेंट आ रहा है एफ आर। समझ में आ गया सभी को। अब आप लोग सॉल्व करेंगे सभी बच्चे ये क्वेश्चन। और आदर्श आपका क्या प्रॉब्लम है अब बताओ मुझे। मैम वो लास्ट स्लाइड में समझ नहीं आया था, फॉर्मूला डिराइव जो किया था। अच्छा, वो उसमें अभी अभी आपने जो क्वेश्चन किया इससे समझ नहीं आया कि कैसे आपको F1 F2 F3 जैसे दो चार्जेस हैं उसकी वजह से एक मैम ये वेक्टर। तो आ गया। हाँ, तो वो वही चीज है, वो बस लिखने में ऐसा है, थ्योरी है वो आप एक बार नोट से गो थ्रू होगे ना आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हाथ से लिखोगे ना चीजें तो ऐसे ऐसे। उसमें पिछली वाले केस में क्या था, बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उनकी वजह से मैंने एक 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 करके ऐड कर दिया था। हाँ जी, निकाले और मुझे फटाफट आंसर बताएं। रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर। नहीं, और भी आएगा कुछ, एक टर्म आई आपकी, एक टर्म और आएगी, तीन चार्जेस है ना। एक टर्म आपकी ठीक आई है, एक टर्म और आएगी। मैम रूट 3 मैम के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। वेरी गुड, क्या नाम है। मैम तस्लीम। तस्लीम, वेरी गुड बेटा। आगे समझ में कैसे निकालना है। ठीक है, मैम आपको वेक्टर्स आना चाहिए, ये क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मैं बता देती हूँ धीरे, कर आप बता दूं या नहीं, या निकालना है बच्चों, बता दो। बता दे। ठीक है, अब मान लो ये वाला जो चार्ज है किस पे निकालना है, एफ नेट ऑन चार्ज एट सी, जो सी पर रखा है, ये सी पर नेगेटिव चार्ज रखा है और बाकी तीनों पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो डी की वजह से जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू पे, वो इधर लगेगा। यस और नो, एफ डी लिख लो उसको। और जो इसकी वजह से लगेगा वो भी इधर लगेगा, अट्रैक्टिव, एफ बी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो। पहले तो बताओ एफ डी एफ बी इक्वल होगा कि नहीं। एफ डी कितना आएगा, के Q1 Q2 Q इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम अभी, तो Q स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। और एफ बी भी तो यही है, तो इसको हम एक बारी के लिए क्या ले लेते हैं, दोनों को एफ ले लेते हैं। समझ में आया। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा इनका, कोस 90 जीरो होता है ना। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट, मैं इन रिजल्टेंट का नाम लिख रही हूं एफ डी बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, दोनों एफ हैं तो एफ स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर कोस 90। ठीक है, कोस 90 क्यों है पता ना, स्क्वायर की साइड्स के बीच में एंगल 90 होता है, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2f, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अंडर रूट 2f।
तो ये आया है आपके पास इधर ऐसे रिजल्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है √2f। इसके अलावा भी एक वेक्टर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। कौन सा आएगा? प्लस क्यू की वजह से भी तो आएगा। वो किधर लगेगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू में अट्रैक्टिव ही फोर्स होगा, वो भी इधर ही लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस का जो फोर्स है मैं इसको एफ ए से लिख रही हूँ। एफ ए क्या हो जाएगा? के दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू स्क्वायर बाय में ए का वैल्यू क्या रखूंगा? ए का वैल्यू। अब इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसका डायगोनल है ना स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डायगोनल तो आप निकाल सकते हो। ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा? ये ट्राइंगल बन गया ना, पाइथागोरस लगा दो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा? √2a। तो यहाँ पर आप लिखोगे √2a का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज सबको? तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर इंटू में 1/√2। अब एक आपके पास पहले ही था इधर जिसका वैल्यू था √2f। एक वैल्यू अभी इसको मैं f पुट कर सकती हूँ ना, ये आपके पास f ही तो आ गया ना, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर f बाय में √2, और एक वैल्यू आ गया आपके पास इधर f बाय में √2। अब इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों को ऐड कर दो। वेक्टर्स में भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में भी समझना चाहते हो, मान लीजिए जो आपके पास आया है एफ ए प्लस में एफ डी बी, ये दो आए ना अपने पास, एफ ए की वैल्यू आई है ये, एफ डी बी की वैल्यू आई है ये, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मान लीजिए लास्ट जो रिजल्टेंट निकलेगा, अब इसके बाद तो कोई वेक्टर नहीं है, मैं इसको एफ आर से लिख देती हूँ। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एफ ए स्क्वायर प्लस में एफ डी बी का स्क्वायर प्लस में 2f ए एफ डी बी कोस 0। कोस 0 कितना होता है? 1। ये 1 होता है ना, ये गया। ये अपन की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? एफ ए प्लस में एफ डी बी का होल स्क्वायर की पावर 1/2। रूट को क्या लिखते हैं? 1/2 से 2 कैंसिल, तो डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं ना। तो अब आगे से याद रखेंगे, बार बार नहीं करूंगी मैं, कि जब 0 एंगल है तो आप दोनों उनको ऐड करोगे, दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे। ठीक है, क्लियर है? और 90 है, अगर 90 है तो क्या आ रहा था आपके पास? ये 2-3 चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगी। तो आपको डायरेक्ट ऐड करना है, ये बस मैं आपको सिखाने के लिए खोल के बताया है। बुक्स में आपको ये खोल के नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट ऐड करके बता देंगे कितना आएगा। अब बता दो कितना आएगा? जो तस्लीम ने बताया वही आंसर आएगा। एफ ए प्लस में एफ डी बी, ये आपके पास नया जो नेट रिजल्टेंट है वो आएगा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? एफ √2f प्लस में f बाय में √2। f कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? √2 प्लस में 1 बाय में 2। कुछ गड़बड़ हुआ ना? यहाँ √2 नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा नीचे। यहाँ √2 नहीं आएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अभी √2 प्लस में 1/2 इज द राइट आंसर। तो अभी सभी फिगर वाले क्वेश्चन कर लोगे? अटको तो नहीं गए इसमें, बताओ। आर यू गाइस फीलिंग सम कॉन्फिडेंस और नॉट कि हाँ अभी ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं? यस मैम। एंगल क्या आएंगे मैं वो भी बता देती हूँ। 60 का मिलेगा, ठीक है, 90 मिलेगा, 120 मिलेगा, 0 मिलेगा, 30 मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एंगल भी नहीं मिलेंगे। अब जैसे ये वाला करो, ये क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, इससे पहले एक चीज और यही बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि मान लो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू सारे सेम पोलैरिटी रखी है और सेंटर पे हमको निकालना है। सभी सेम चार्जेस हैं, सेंटर पे मान लो आपके पास कोई भी है, प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, तो आपके पास क्या होगा? मान लेते हैं प्लस क्यू है, तो इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो ये सारे कैंसिल कर जाएंगे जब आपके पास सेम चार्जेस है। लेकिन अगर मैं एक भी चेंज कर दूंगी ना, जैसे मैंने इसको माइनस क्यू कर दिया जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर अब सारा कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। कीजिए सभी बच्चे।
हो जाएगा? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको निकाल के देखना और फिर मुझे बताना। इसमें चलो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसकी वजह से इधर लगेगा और इसकी वजह से इधर लगेगा। एक ये वाला जो चार्ज है, मान लीजिए ए बी सी और डी, तो एफ डी और एफ बी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी इस पॉइंट का इन चार्जेस से सेम है। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा। देखो एफ ए लगेगा इधर, और आपको पता है प्लस क्यू और माइनस क्यू में अट्रैक्टिव फोर्स होएगा, तो ये भी इधर ही लगेगा, एफ सी। अब आपको निकालना इन दोनों की, एफ ए निकालो एफ सी निकालो, और दोनों के बीच में 0 एंगल है, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर देना। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और ये सॉल्व करोगे, देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। चले? मैम यस मैम। ओके। अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको दो चार्जेस दे देते हैं और फिर पूछेंगे आपसे कि थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें कि उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 हो सकता है ना अगर इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है तो, यस और नो? तो कहां रखें? तो इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला जो केस है, केस नंबर 1, जब चार्जेस का सेम साइन है, सेम साइन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों या नेगेटिव नेगेटिव है दोनों। क्लियर ये चीज सबको? तो अभी 3 रीजन हैं जहां पर हमको चेक करना पड़ेगा रखने के लिए, या तो मैं यहाँ रख सकती हूँ, या तो यहाँ रख सकती हूँ, या तो यहाँ रख सकती हूँ। पहला केस जो हम डिस्कस करें, जब दोनों प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, दोनों प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है। लेट्स से कि हम लोगों ने यहां रख लिया एक थर्ड चार्ज जिसका चार्ज प्लस क्यू नॉट है, यहां रख दिया, तो मुझे ये बताओ सेकंड चार्ज, ये देखो नंबर भी लिखा हुआ है मैंने, ये फर्स्ट चार्ज है, सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड लगेगा इस पे रिपेल करेगा, ये इधर आ जाएगा, दिस इज F2, और फर्स्ट की वजह से भी इधर ही लगेगा, वो भी रिपेल करेगा, यस और नो? ये तो दोनों ऐड होंगे, चार्जेस भी सेम है, पोलैरिटी भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या यहाँ पर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है? तो मूव कर जाएगा इस फोर्स की वजह से, यस और नो? तो यहाँ तो नहीं रख सकते। सिमिलर केस हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये प्लस क्यू नॉट अगर मैंने इस रीजन में रख दिया तो यहाँ पर ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, प्लस 4 क्यू भी इसको रिपेल कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं रख सकते, तो यानी हम इनके बीच में कहीं रख सकते हैं। लेट्स से कि हमने सेंटर पे रख दिया प्लस क्यू नॉट, ठीक है, तो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? ये यस मैम। आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी देखो, फोर्स आप फर्स्ट जो लगेगा इसके ऊपर वो इधर लगेगा, F1। F1 का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? K Q नॉट बाय में डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस चाहिए ना अब आपको, तो लेट्स से डिस्टेंस है L, तो सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2, तो ये क्या हो जाएगा? L/2 का होल स्क्वायर। F1 निकल गया। अब कहानी देखते हैं F2 की। F2 किधर आएगा? F2 आएगा इधर, रिपेल करेगा ना इसको, F2, तो F2 कितना आएगा? ये देखो, F2 इक्वल्स टू KQ 4Q बाय में L/2 का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है? एक लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर, बड़ा कौन सा है इसमें? F2 बड़ा होगा ना? मैम इसके अंदर जैसे अगर हमें फाइंड करना है कि इधर ना कहाँ पे रखे कि उसका जो चार्ज है वो 0 होए, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक जगह को कर लें कि दोनों चार्जेस के बीच में, जहाँ पे हम लोग उसको रखेंगे और उसकी एक चार्ज से दूरी x मान ले, ठीक है, और हमें हाँ, इधर पूरे उसकी डिस्टेंस जो होगी हमें दे रखी होगी, तो दूसरे चार्ज की उससे दूरी उस वो अभी निकालेंगे हम लोग, जो आप बोल रहे हो ना अभी निकालेंगे हम लोग, लेकिन आपको जनरल आइडिया हो गया कि यहाँ तो डेफिनेटली नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है। वो आपके डिफरेंट केसेस बनेंगे, उनमें से आप नेग्लेक्ट कर देंगे जो केसेस पॉसिबल नहीं होंगे, वो चीज जो बाद में आप देख के नेग्लेक्ट करोगे ना, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अब देख सकते हो आपकी F1 F2 इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली सेंटर पे तो हम नहीं रख सकते, ठीक है, तो ये आपके पास हट गया। कहीं कहीं पर भी जनरल पॉइंट पर हम अब रख रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए था कि यहाँ क्यों नहीं रख सकते। अब मान लेते हैं हम लोग किसी x डिस्टेंस पे हमने इसको रख लिया है यहाँ पर, ठीक है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये x है, ओके।
अब आपको पता है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, मतलब सेंटर पे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा था, अब हमने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो इसकी वजह से इधर लगेगा, ये हो गया F1, इसकी वजह से इधर लगेगा, ये हो गया F2। मान लेते हैं कि इस x डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है, तो F1 जो है F2 के इक्वल हो जाएगा, बट इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो F1 का वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, K Q नॉट बाय में x स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू K 4Q नॉट बाय में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, K से Q से ये सब कैंसिल हो गया, Q नॉट भी कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, वैसे L इसमें L माइनस, की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तब ही हो पाएगा, x की रियल वैल्यू निकल पाएगी तभी। हाँ वो तो आपको गिवन होगा ना क्वेश्चन में, लेकिन L की फॉर्म में आंसर तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, एक जनरल जो फॉर्म है कि भाई डिस्टेंस L है तो मुझे x का आंसर बताओ कितना होगा, तो वो आपके मैम पास क्या आंसर क्वेश्चन आएगा। में दिया होगा, क्या बेटा? क्या दिया होगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में डिस्टेंस, क्वेश्चन में आपको ये जो आपको क्वेश्चन ही है, ये जो मैंने दे रखा है क्वेश्चन है कि उनके बीच में डिस्टेंस L है, तो x का वैल्यू आपको निकालना है, L की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे L माइनस एक्स बाय में x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 2। क्वेश्चन आपको ये दिया होगा कि भाई मान लो आपको डिफरेंट चार्जेस दे दिए, एक दे दिया 2Q, एक दे दिया 6Q, और आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि कितना डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज हम रखें कि नेट फोर्स 0 हो जाए, या कितना डिस्टेंस फ्रॉम लार्जर चार्ज हम रखें कि वो नेट फोर्स 0 हो जाए। तो पहले हमने जो केस दिया ना, x का वैल्यू स्मॉलर चार्ज से ही ले रखा है, x जो डिस्टेंस है वो हमने अज्यूम कर रखा है स्मॉलर चार्ज से। तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, L माइनस एक्स प्लस 2 से करो कंपेयर, 2x, तो L इज इक्वल टू 3x, x कितना आ गया, L बाई 3, यानी स्मॉलर चार्ज से L बाई 3 डिस्टेंस आगे अगर आप चार्ज रखते हैं तो वो नेट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर मैम दूसरा 2 केस कैसे है, हुआ, क्या बेटा, 2 कैसे हुआ वहां पे? taking 4 square root on the both the sides, L minus x by x का होल स्क्वायर इधर 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2, और स्क्वायर रूट से यहाँ स्क्वायर कैंसिल, तो ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 का पावर, पावर 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट जब हम खोलते हैं तो प्लस माइनस 2, L माइनस एक्स बाय एक्स, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू, पहले हमने रख लिया L माइनस एक्स बाय एक्स को प्लस 2 के इक्वल, फिर हमने रख लिया L माइनस एक्स बाय एक्स को माइनस 2 के इक्वल। तो मैं माइनस 2 के इक्वल अगर मैं रखती हूँ माइनस 2x, तो इसमें L का वैल्यू कितना आया, ये हो गया आपके पास माइनस एक्स, या x कह लो माइनस L। ये पॉसिबल नहीं है, अब एक केस नेग्लेक्ट करना पड़ेगा ना, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, x हमने लिया है डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, और अगर x का वैल्यू माइनस L आ रहा है, इसका मतलब ये इधर चला गया कहीं पीछे, और आपको पता है इस रीजन में तो फोर्स वैसे भी नेट इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों फोर्सेस या तो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला केस नेग्लेक्ट हो गया, आंसर हमारे पास L/3 आ गया। आई बात समझ में, क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो ये वाला करते हैं जब चार्जेस आपके अपोजिट इन साइन है। अब अगर माइनस में भी नहीं हो सकता? मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लेती कि मुझे डिस्टेंस फ्रॉम द लार्जर चार्ज बताओ कितना है, मैंने स्मॉलर से x मान लिया, मेरा लार्जर से आ जाएगा, L माइनस L/3 कर लो, लार्जर से डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चार्जेस अपोजिट इन साइन है, मान लो एक प्लस क्यू है, कोई भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक प्लस क्यू और एक माइनस 9Q है। अब तीन वही रीजन है, या तो हम यहाँ रख सकते हैं या यहाँ बाहर चेक कर ले पहले, चलो बाहर चेक करते हैं। यहाँ पर एक मैंने प्लस Q0 चार्ज रख लिया, तो माइनस 9Q की वजह से ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है, ये अट्रैक्ट करेगा तो इधर लगेगा F2, और ये रिपेल करेगा तो इधर लगेगा F1। तो यहाँ कुछ बात बन सकती है, यहाँ पर कुछ बात बन सकती है, दोनों अगर एक अपोजिट हैं तो किस डिस्टेंस पर वो रखे जाएं वो हमको देखना पड़ेगा। यहाँ की बात करें, प्लस Q0 अगर आपने यहाँ रखा तो प्लस Q की वजह से इधर लगेगा फोर्स, और
-9q की वजह से किधर लगेगा, इधर लगेगा फोर्स। तो ये F2 और इधर F1, यहाँ पर भी बात बन सकती है। किधर रखूं फिर अब मैं, देखते हैं सेंटर में और चेक करते हैं। सेंटर में मान लो वही बिल्कुल, अगर आप सेंटर पे ही रखोगे तो वही सेम प्रॉब्लम जैसे पीछे आया था। चार्जेस अलग है, डिस्टेंस अगर आपने इक्वल कर दिया सेंटर पे रख के, लेकिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग है तो फोर्स इक्वल नहीं होगा। तो मान लेते हैं हम कहीं पर भी हम एक जनरल पॉइंट यहाँ रख रहे हैं, तो +q की वजह से किधर फोर्स लगेगा, इस तरफ, -q की और -9q की वजह से किधर लगेगा, मैम वो सही रह गया। उसी तरफ लगेगा। तो इसका मतलब इनके बीच में तो हम कहीं नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो ऐड हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। अब रख सकते हैं या तो यहाँ पर या यहाँ पर। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि मैम, कहाँ रख, लेफ्ट साइड की ओर रखना चाहिए, क्योंकि इधर -9q की वजह से -9q जो है वो q से ज्यादा है, तो फिर इधर ना r की वजह से जो नीचे डिस्टेंस आता है उसके कारण भी फर्क पड़ेगा। तो जितना बिल्कुल ज्यादा वो +q के पास होएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r²। तो मैं ये चेक करती हूँ कि चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है ना, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसको दूर रख दो। दूर रखोगे तो डिस्टेंस आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस आपके पास बढ़ जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिव फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कम था, इसका थोड़ा डिस्टेंस क्लोज कर देती हूँ मैं। चार्ज इसके अगर क्लोज रख दूंगी तो डिस्टेंस अगर मैं कम कर दूंगी तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो थोड़ा बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो बैलेंस हो जाएगी वो चीज कि एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसको दूर कर दो, एक का मैग्नीट्यूड कम है तो उसके पास रख दो, तो वो कहीं बैलेंस आउट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन तो देखो अपोजिट है। अब हमें इनका मैग्नीट्यूड बैलेंस करना था, तो हम चार्ज कहाँ रखते हैं, टुवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज। क्लियर हुई बात? यस मैम। राइट। तो अभी मान लो मैंने वही रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाला चीज पॉसिबल नहीं है। यहां से मैं चार्ज से डिस्टेंस कितना मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ। वही सेम चीज यहाँ पर जो है l है, ठीक है। तो यहाँ पर +q की वजह से जो फोर्स है F1, ये कितना आ जाएगा, K(Q0Q)/में x का स्क्वायर, और -9q की वजह से जो F2 है उसके इक्वल होना चाहिए ना, ये K(Q0)9q/में x²। ठीक है। अब देखो मैं चार्जेस का साइन नहीं ले रही, क्यों नहीं ले रही, आपका सवाल हो सकता था ना अभी, क्योंकि मैंने डायरेक्शन को वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी ले लिया है। समझ आ रहे हो? तो हमको मैग्नीट्यूड लेना है और डायरेक्शंस हम लोग वेक्टर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरफ पड़ेगा। एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, हम उसके मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से k से k कैंसिल, Q0 से Q0 कैंसिल, Q से Q कैंसिल। अच्छा, एक l चीज, + x² आएगा ना उधर, तो ये l + x आएगा, बिल्कुल l + x का होल स्क्वायर। 9q से कितनी दूरी पे है? अब सेम जैसे वैसे सॉल्व किया पीछे, x + l का होल स्क्वायर बाय में x², दिस इज इक्वल टू 9। स्क्वायर रूट ले लो तो x + l बाय में x इज इक्वल टू +-3। दोनों को कंपेयर करेंगे, एक बार x + l इक्वल्स टू 3 ले लो, एक बार x + l इक्वल्स टू -3 ले लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x और x आ गया आपके पास l/2। यहाँ कितना आएगा, ये कितना हो गया, -4 वो हो नहीं पाएगा। -l/4। अब ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैंने ये डिस्टेंस लिया है चार्ज से इस तरफ। -l/4 का मतलब है आप ले आओगे इसको सेंटर की तरफ, बीच में हो नहीं सकता है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है काफी, 2-4, इसमें थोड़ा और ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। मैम हमेशा पॉजिटिव वाला ही सही होगा? आपको स्मॉलर चार्ज की तरफ रखना है। कैसे? जैसे हम लोगों ने दोनों अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो सेंटर में भी हम स्मॉलर चार्ज की तरफ, मतलब इनके बीच में अगर कहीं रखना पड़ रहा है तो भी हम स्मॉलर चार्ज की तरफ ही रखेंगे मैग्नीट्यूड बैलेंस करने के लिए। ठीक है। और अगर बाहर भी रखना पड़ रहा है तो भी हम स्मॉलर चार्ज की तरफ ही रख रहे हैं, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड बैलेंस करना ना। एक चार्ज का साइज, एक चार्ज का वैल्यू बड़ा है तो उसको डिस्टेंस थोड़ा दूर कर दीजिए ताकि उसका फोर्स कम हो जाए, और जो स्मॉलर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम है, उसका डिस्टेंस आप छोटा कर दीजिए ताकि उसका फोर्स बढ़ जाए, तो समवेयर दे कैन बैलेंस आउट।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन कीजिए। अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अभी तो सिंपल सिंपल चीजें थी थोड़ी। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. समझ गए क्वेश्चन? एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रखा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड ए है, 3 चार्जेस रखा है, 2 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। क्वेश्चन क्या है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि वर्टेक्स ए पे कितना रिजल्टेंट फोर्स है, वो तो आसान है, हलवा चीज होगी हमारे लिए, दोनों की वजह से मैं वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल लूंगी। उन्होंने पूछा क्या है कि आपको वर्टेक्स ए पे निकालना है, बट इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। बीसी जो लाइन आपको दिख रही है ना, इसके नॉर्मल आपको निकालना है। जो भी आपका रिजल्टेंट आ रहा है उसको कंपोनेंट ले लो, कितना आ रहा है नॉर्मल के अलोंग। ट्राई करो एक बार, कुछ हिलाओ अपना हाथ, कोशिश करो कुछ। निकाल रहे हैं नहीं? बच्चों आवाज आ रही है कि नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं अभी। कोशिश करो। अच्छा पहले तो आप रिजल्टेंट ही देखो, आपको वैल्यू नहीं निकालना, आपको ये देखना है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, और फिर आपको एक परपेंडिकुलर लेना है बीसी के। अब उस जो रिजल्टेंट है उसका वेक्टर आपको कंपोनेंट लेना है, कितना जाएगा उस नॉर्मल के साथ। रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा बस ये बता दो चलो। ई की साइड, ए की साइड, रिजल्टेंट side. अवे फ्रॉम ए टुवर्ड्स ए, या कहाँ होगा, कितना एंगल पे होगा, कुछ भी। 120 क्या कह रहे हो बेटा? 120 120 बिल्कुल सही। इक्विलेटरल ट्राइंगल 30 है, डिग्री पर। ये 60 डिग्री हो गया। इक्विलेटरल दे रखा है ना, हाँ इक्विलेटरल दे रखा है, ये 60 हो गया। तो पहली बात तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। तो जो सी की वजह से फोर्स, सी पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इधर लगेगा ना, यस और नो, एफ सी, राइट। और बी की वजह से जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट। ठीक है भाई, कहानी इतनी। यस मैम। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा ना। अच्छा दोनों सेम होंगे ना, एफ सी और एफ बी सेम आएंगे ना, के क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, वैल्यू तो सेम ही आ रहा है, डायरेक्शन हमने दिखा दिया, तो रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में आएगा, ऐसे एफ आर। अब कहानी पता क्या है, उन्होंने पूछा क्या है कि ये आपके पास फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, ये चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। नॉर्मल टू बीसी डायरेक्शन क्या है बेटा? नॉर्मल टू बीसी डायरेक्शन क्या है? ये है ना, एक आपके पास ये नॉर्मल और इसके परपेंडिकुलर आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा इधर? एफ आर मान लीजिए, इनके बीच में जो एंगल आ रहा है, कुछ भी मान लो, यहाँ पर जो एंगल आएगा आपके पास, वैसे 120 आना चाहिए। नहीं, 120 तो आपके पास, मैम एफसी और मतलब एफसी और एफबी के बीच में तो 120 ही होनी चाहिए ना। ये बोल रहे हो ना, हाँ ये नहीं चाहिए ना हमको। कुछ भी ले लो, जनरल ले लो, मान लो कि आपके पास क्या है। अच्छा आपको ये तो दिख ही रहा है, अगर ये आपके पास रिजल्टेंट है और ये इसके अलोंग पूछ रहे, तो ये तो 90 ही हो गया ना, समझ रहे यस हो? मैम। तो 90 आपके पास एंगल हो गया, तो आपके पास एफ आर कोस 90 ये कंपोनेंट हो जाएगा ना इसके अलोंग जो परपेंडिकुलर है। कोस 90 0 होता है, यानी कि आंसर क्या हो गया? 0। 0। समझ आया? हमें इन एंगल्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि इनके बीच में कितना है, हमको पता है ये 120 है, तो चलो ये सेंटर में से जाएगा, इतना तो पता ही है हमको। और आपको इसका डायरेक्शन क्या लेना है? परपेंडिकुलर। तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, यस मैम।
चलो ये करो, an electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r, the coulomb force on the electron is, कितना होगा? क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये आपके पास बाहर इसमें घूम रहा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है और आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है ना, तो यहाँ पर भी एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज भी क्या होता है? सेम। तो एक आप ले सकते हो प्लस ई, एक ले सकते हो माइनस ई, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है? आर मैग्नीट्यूड में। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मैं आर कैप से लिख देती हूँ। क्यों मैंने डायरेक्शन क्यों ली है पिक्चर में? क्योंकि हमारे जो आंसर्स देखो ये सारे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला हमको पता था क्या? के Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म की तो ऐसे लगा देते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड और आर कैप हो गया, तो यहाँ पे आएगा के, इसका 4 होएगा। क्या बेटा? मैम इसका 4 होएगा। 4 नहीं होगा, अभी देखो Q1 की वैल्यू क्या होगी? एक आपके पास E है और एक आपके पास माइनस E है, डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, ये हो गया फोर्स। लेकिन आपको दिख रहा है ये तो ऑप्शन कहीं मैच ही नहीं हो रहा, ये आएगा माइनस के ई स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर आर कैप। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस आर कैप को चेंज कर सकती हूँ वेक्टर में। आपको पता है आर वेक्टर क्या होता है? आर कैप इंटू में आर का मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर बाय में आर क्यूब, ये लिख सकते हैं ना। तो आंसर मैच क्या कर रहा है आपका? थर्ड। समझ में आई? मैं दोबारा बताना सर। क्या किया हम लोगों ने? देखो दो चार्जेस हैं आपके पास, एक प्लस ही एक माइनस ही है, ठीक है। तो आपने क्या किया? हाँ जी, लास्ट वाला, लास्ट वाला ये अच्छा ये बोल रहे हो, ये तो समझ में आ गया Yes. ना। यस अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने? आर कैप। देखो ये आंसर मैच नहीं कर रहा मेरा, ये इतना चीज तो ठीक है, ये चीज मेरे को पता है, लेकिन ये चीज मैच नहीं हो रही है। तो क्या करा, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर इज आर का मैग्नीट्यूड इंटू में आर कैप। तो आर कैप को क्या लिख सकते हो आप? आर वेक्टर बाय में आर का मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड मैंने लिया ही क्या है? आर ही तो ले रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ आर कैप को हटाओ, आर वेक्टर बाय में आर लिख लो। मैग्नीट्यूड क्या है? आर। तो ऑलरेडी आर स्क्वायर था वो आर क्यूब हो गया, और ऊपर क्या आ गया आपके पास? आर वेक्टर। अब आंसर मैच कर गया, ठीक है। आप सिर्फ जब मैग्नीट्यूड की बात करते हो ना, तब हम चार्जेस का साइन का पंगा लेते नहीं है, लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आप सारी चीजें इसमें रखो प्लस माइनस के साथ, और जो डायरेक्शन वगैरह सब रख रहे हो, तो आपका आंसर फिर गलत नहीं होगा। अदरवाइज जहां आपको वेक्टर वगैरह पता है कि ये डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, फिर हम सीधा मैग्नीट्यूड से डील कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. चलिए, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। इफ एनीवन ऑफ यू फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो a charge capital Q is placed at each of the opposite corners of the square. A charge minus Q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on Q is 0. अच्छा चलो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो, ये वाला ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की एक बार। ये आपका होमवर्क है, और एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, और एक और क्वेश्चन है वो मुझे कराना है आपको, क्योंकि वो आप खुद से नहीं ट्राई कर पाएंगे। चलिए ये वाला करते हैं हम लोग। टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर कैप्ट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। टू चार्जेस each equal to Q are kept at x equals to minus a and x is equal to a on the x-axis. ये मान लेते हैं हम लोग x-axis है, ठीक है। ये आपका y-axis हो गया। तो मैंने एक चार्ज रख लिया यहाँ पे और एक चार्ज रख लिया यहाँ पर। ये डिस्टेंस कितना है? ये a है, और ये कितना? ये माइनस a है, और ये कितना है? a है, ठीक है। दोनों मतलब एक्सिस से सिमेट्रिक रखे हुए हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q0 by 2
एक ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज क्या है क्यू नॉट, ठीक है, और उसका वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने Q/2, इस प्लेस एट द ओरिजिन, यहां रख दिया। उनको शांति नहीं थी, उन्होंने रख के छोड़ नहीं दिया, उन्होंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सेंटर पे अगर ये रखा होता तो आपको पता है कि दोनों इक्वल चार्जेस हैं, वो इक्विलिब्रियम में होगा, डिस्टेंस भी सेम है। लेकिन अगर इसको खिसका दिया, मान लो हमने यहाँ पर इसको मूव कर दिया, लेट्स से ये y डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि आप गिवन कंडीशन क्या है, इट इज वेरी लेस देन a। हाँ जी ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास डिस्टेंस हो गया, ये आपके पास डिस्टेंस हो गया, ये। तो इन्होंने पूछा कि नेट फोर्स जो अब इस पार्टिकल पे लगेगा ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है, y के प्रोपोर्शनल, -y के प्रोपोर्शनल, 1/y या -1/y, किसके प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो हम नेट फोर्स ही देख लेते हैं कितना है। ठीक है, नेट फोर्स देख ले कितना है। हाँ जी बेटा, पहला चार्ज मान लीजिए ये है Q, ये भी ले लो Q, 2 चार्जेस ईच इक्वल टू Q, और थर्ड जो उन्होंने रखा है उसका चार्ज क्या है Q/2, तो तीनों पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और इसकी वजह से फोर्स आएगा वो भी इधर आएगा। क्या दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे? यस, डेफिनेटली इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम अब इसका नेट फोर्स कैसे निकालें। मान लेते हैं दोनों जो फोर्सेस इक्वल हैं, ये भी F है ये भी F है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि ये जो एंगल है, मान लो ये थीटा है, ये एंगल आपके पास है थीटा, दोनों इक्वल हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इनके कंपोनेंट्स ले लो, जो ऊपर की तरफ आएगा कंपोनेंट वो आएगा F cos थीटा प्लस F cos थीटा, दोनों को आप ब्रेक करेंगे ना, इसका इधर देखोगे F cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, F sin थीटा। इसका देखोगे इधर F cos थीटा, और इधर कितना आएगा F sin थीटा, इधर आ रहा है F sin थीटा, तो F sin थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो हमारे पास दो चीज बची, ये टोटल कितना हो गया 2F cos थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर अब क्या चीज है, F निकाल सकते हो, F कितना है और cos थीटा कितना है। F कितना है और cos थीटा कितना होगा बेटा, निकालिए। एक बच्चे का तो आंसर आ भी गया है, सभी बच्चे निकालेंगे। फोर्स निकालो कितना होगा, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये A है, ट्राइंगल कंसीडर कीजिए ये वाला, ये डिस्टेंस A है, ये Y है, तो फोर्स निकालने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए ना, तो ये निकालो कितना आएगा, सभी बच्चे निकालेंगे। मैम देखें तो जैसे इन्होंने क्या रखा है y सो स्मॉलर देन a, तो हम लोग क्या y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं जैसे हम करेंगे लोग ना, करते वो हैं। अभी करेंगे, पहले रिजल्ट, पहले पूरा एक एक्सप्रेशन तो निकालो, देन वी विल नेग्लेक्ट इट। y में आएगा अभी आंसर आपका, फिर y को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या आएगा, पाइथागोरस लगा दो भाई, इतनी क्या देर लग रही है आप लोगों को। देखो k चार्जेस क्या है, एक q है और एक Q/2 है, डिवाइडेड बाय में अंडर रूट a² प्लस y² आ जाएगा। आया किसी का, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस y है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कितना आएगा, अंडर रूट a² प्लस में y² का स्क्वायर। ठीक है, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, अब कोस थीटा निकालने के लिए भी आपको ट्राइंगल चाहिए। अब कोस थीटा कैसे निकालोगे, देखिए ये थीटा है तो ये थीटा आएगा आपके पास, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल में बाहर निकाल के बना रही हूँ ऐसे, ये आपके पास क्या होगा थीटा, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है y, तो अब कोस थीटा निकाल दो, कितना होगा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास कितना है y है ना, ये डिस्टेंस y में हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट a² प्लस में y²। अब इसको कंबाइन कर लो जरा, 2 से तो आपके पास ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं फाइनल रिजल्ट k Q² बाय में ये हो जाएगा आपके पास a² प्लस y² की पावर 1/2 और बाहर आ जाएगा q। अब नेग्लेक्ट कर लो, आप एक नेग्लेक्ट कर लो अब, क्योंकि y इज वेरी वेरी लेस देन a, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया,
तो ए स्क्वायर के पावर 1/2 से 2 कट गया और बाहर कितना आ जाएगा, सिर्फ ए क्यू। तो के क्यू स्क्वायर वाई बाय में ए क्यू। नाउ यू कैन से कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, क्योंकि के क्यू स्क्वायर और ए तो ये सब कांस्टेंट है। डिस्टेंस कितना खिसकाया आपने उसके ऊपर डिपेंड करा है। देन योर आंसर विल बी ए ऑप्शन। शुभम ने निकाल दिया, अमर ने निकाल दिया, वेरी गुड बेटा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर यहीं तक करते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दूं। थोड़ा सा बस देखो, फॉर्मूला ही समझना है और कुछ भी नहीं है। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अभी तक तो हम सारे पॉइंट चार्जेस से डील कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक किसी पॉइंट चार्ज पर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मुझे फोर्स लगाना पड़ जाए, मान लो ये मेरे पास एक रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये एक पॉइंट है क्यू, तो मुझे इसके ऊपर निकालना पड़ेगा फोर्स कितना है। तो मैं सारे चार्ज को कैसे कैसे कंसिडर करूं, सारे अलग अलग डिस्टेंस पे। तो मैं क्या करती हूँ, एक एलिमेंट मान लेती हूँ, एक एलिमेंट पे चार्ज कितना है डी क्यू, उसका लेंथ कितना है डीएल, ठीक है। पूरा लेंथ मान लो इसका एल है, इसका छोटा सा पार्ट का जो लेंथ है वो कितना है डीएल। तो आपको पता है कि फोर्स किधर लगेगा, डी क्यू की वजह से इधर लगेगा। ये डिस्टेंस मान लो आर है और डायरेक्शन मान लीजिए आर कैप से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फोर्स एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से छोटा फोर्स ले लेते हैं। ये क्या होगा, के, ये मैंने क्यू लिया हुआ है, क्यू इंटू डी क्यू बाय में कितना लिखूं, आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे भी आते हैं हमारे तीन टर्म्स आती हैं, एक आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं वहां एक सिंबल आता है लेमडा, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय में डीएल, जो भी आपने लेंथ लिया ना डीएल, डी क्यू बाय में डीएल, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू निकल जाएगा लेमडा डीएल, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप सवाल ये हो सकता था, मैम ये तो हमने हमारे हिसाब से एलिमेंट माना है ना डीएल, हमें कैसे पता चलेगा कितना डीएल, ये तो हमने जो माना इतना 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 कितना। तो देखो लैम्डा आपके पास जनरली क्यू बाय एल होता है। रोड का लेंथ तो आपको पता होगा ना, रोड पे टोटल चार्ज कितना है वो भी पता होगा, तो क्यू बाय एल, ठीक है। क्यू बाय एल क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द रोड, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब पर यूनिट लेंथ जितना चार्ज है, अब आप कोई भी एलिमेंट ले लो, छोटा बड़ा कितना भी, उसके यूनिट लेंथ पे भी तो उतना ही चार्ज होएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे को इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीएल, यहाँ से के क्यू, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डीएल आर कैप आर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया स्मॉल फोर्स। अब मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देती हूँ, बस इतनी ही कहानी थी। अब जो इसमें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये टोटल फोर्स एफ आ गया, ये मान लीजिए के बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, बाकी अंदर ही रख लेते हैं लैम्डा डीएल आर कैप बाय में आर स्क्वायर। आर तो आपके पास अलग अलग आएंगे, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग आएंगे। अब बस ये सेम फॉर्मूला चलेगा, बस आपके पास लैम्डा और डीएल की वैल्यूज, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग, लैम्डा की जगह आ जाएगा सिग्मा और डीएल की जगह आ जाएगा डीए, और जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे यहाँ आ जाएगा आपके पास रो इंटू डीवी। अब देखो ये आया कैसे, बस फिगर समझना है और कुछ नहीं है इसमें, आपके एनसीईआरटी वगैरह बुक में दिया होता है इसलिए बता दिया है आपको, इसका इंपॉर्टेंस नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो ये एक एरिया है और इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया जहां पर एक चार्ज रखा है जिसके ऊपर मुझे नेट फोर्स निकालना है इस पूरे शीट की वजह से, तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेती हूँ मैं जिसके ऊपर चार्ज डीक्यू है और जिसका एरिया टीए है। तो वही सेम चीज यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, डीक्यू बाय में डीए। तो यहाँ से एक स्मॉल डीक्यू चार्ज हम सिग्मा की फॉर्म में रख सकते हैं डी, ये मान लो डिस्टेंस कितना है आर है, तो फोर्स छोटा सा फोर्स दिस इज इक्वल टू के डी क्यू क्यू नॉट बाय में आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास एफ, के बाहर ले लो, डी क्यू की जगह हम ये रखेंगे सिग्मा
इंटू डी, इंटीग्रेट करने के लिए हमको कुछ फैक्टर तो चाहिए ना, तो सिग्मा इंटू में डी ए क्यू नॉट बाय में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो पॉइंट चार्ज हमको गिवन ही होगा। सेम चीज अब क्या हो जाएगी, वॉल्यूम के अंदर हो जाएगी। सेम चीज क्या हो जाएगी, वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम में एक वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक आपके पास वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, क्यूब दे दिया। इसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने ऐसे कंसिडर कर लिया, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, जिसका वॉल्यूम डीवी। अब हम यहाँ चार्ज, इसके ऊपर थोरोली क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रो कितना हो जाएगा, डी क्यू बाय में डीवी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से हम डी क्यू निकाल लेते हैं, रो डीवी। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ मिल जाए। तो मान लीजिए स्मॉल फोर्स जो था, ये क्या हो जाएगा, के क्यू, ये मान लीजिए जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम इस पॉइंट पर, एक पॉइंट चार्ज रखा है, इसके ऊपर हम टोटल फोर्स निकाल रहे हैं। तो के क्यू नॉट डी क्यू बाय में आर स्क्वायर आर कैप। अब क्या करती हूँ मैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना चाहती हूँ, तो डी क्यू की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, के क्यू नॉट रो डीवी आर कैप बाय में आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इधर डीएफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर कांस्टेंट हम रख लेते हैं। तो ये थोड़ा समझने का था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अभी तो। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ओके